स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, थ्योरी का नाम क्या है? देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अगर देखो, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी proposed this theory which is called as क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पे देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले हम लोग को देखना होगा ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो बेस जो है या फिर कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या डाला है, देखो, ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी जब एडवांस हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट आर एबल टू ऑब्जर्व द सेल डिविजन। साइंटिस्ट ने सेल डिविजन को ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही माइक्रोस्कोपी एडवांस हुआ, इन्होंने सेल डिविजन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे सेल डिविजन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो साइंटिस्ट आर एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियस प्रॉपर्ली। और न्यूक्लियस को जब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या देखा, दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड डबल एंड डिवाइड प्रायर टू द सेल डिविजन। मतलब सेल डिविजन के पहले न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो जाता है एंड देन डिवाइड होता है। बड़ा तो नहीं, हम लोग बोल सकते हैं एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में क्या बोला था, कैरियोकाइनेसिस बोला था। तो कैरियोकाइनेसिस से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस फॉर्म होता है एंड अल्टीमेटली दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। एंड उस अल्टीमेटली इसमें क्या बोला जा रहा है, जब ये सेल डिवीजन के टाइम में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जब हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर किया था फर्स्ट ईयर में, तब देखना न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का चेंजेस हो रहा है। नाउ दिस वी आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ किसको रिलेट किया गया, क्रोमोसोम को रिलेट किया गया। By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked on. meiosis के टाइम में भी क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब यहाँ पे देखो, जैसे एनाफेज में दो अलग अलग पोल में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर आल्सो ऑब्जर्व इन द ईयर 1902 एंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। ये भी ऑब्जर्व किया गया था। मतलब क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम एंड जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर उनका जो बिहेवियर है वो सेम था। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर देखो, सटन एंड बोवेरी argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors they carry। तब जाके सटन एंड बोवेरी ने ये आर्ग्यू किया कि जब क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है या फिर सेपरेशन होता है, तब क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पेयर जो है सेपरेट होता है एंड सेपरेट होने के टाइम पे, सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेट होने के टाइम पे वो लोग क्या करता है, अपना अपना फैक्टर को भी कैरी करता है। फैक्टर मतलब यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर, मतलब हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, मेंडेलियन फैक्टर को हम लोगों ने क्या बोला था, which is generally known as जीन। मेंडल ने तो जीन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बट इन्होंने बोला था देयर मस्ट बी ए फैक्टर। तो ये जो मेंडेलियन फैक्टर जो है या फिर जीन जो है, क्रोमोसोम जब पेयर या फिर सेपरेट होता है, पेयर फॉर्म में या फिर सेपरेट होता है, तो क्रोमोसोम क्या करता है, अपना अपना फैक्टर्स या फिर जीन को कैरी करता है। देन सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सटन ने क्या किया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन या फिर क्रोमोसोमल सेपरेशन के बारे में नॉलेज को इकट्ठा किया विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडल के प्रिंसिपल के साथ क्रोमोसोम का बिहेवियर स्टडी किया। देन ही प्रपोज्ड, ही एंड बोवेरी, मतलब सटन एंड बोवेरी दोनों ने कलेक्टिवली एक थ्योरी प्रपोज किया जिसका नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये कैसे बना, पहले माइक्रोस्कोपी एडवांस हुआ, माइक्रोस्कोपी एडवांस होने से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया। जैसे सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, उसमें क्या देखा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड अल्टीमेटली फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस डिवीजन के टाइम में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है, न्यूक्लियस का जब सेल डिवीजन के टाइम में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है।
तो क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेपरेशन होने के टाइम पे क्या करता है, क्रोमोजोम अपना जो फैक्टर या फिर जीन जो है उसको कैरी कर लेता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यह जो क्रोमोजोम एंड जीन का जो बिहेवियर है सेल डिविजन के टाइम में जब ऑब्जर्व किया, वेदर इट इज माइटोसिस और मियोसिस, दोनों में सेम था। एंड ये भी देखा गया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन और सेग्रीगेशन क्रोमोजोम क्या करता है, अपना जीन को कैरी करता है। एंड फ्रॉम दिस बैकग्राउंड सटन एंड बोवेरी ने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज कर दिया जिसका नाम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम लोग को समझना होगा ये थ्योरी क्या है। और ये जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा थ्योरी क्या, थ्योरी में क्या बोला गया है, देखो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी इन द ईयर 1902। और यहाँ पे देखो थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो जीन जो है, जीन क्या करता है, क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकेशन में पोजीशन होता है, एंड द क्रोमोसोम्स व्हिच सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, एंड एसोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आता है, जीन जो है, जीन क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन में होता है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, क्रोमोसोम अगर सेपरेट होता है तो उस क्रोमोसोम में जो जीन होगा उसको भी कैरी करेगा। ये नहीं कि जीन को छोड़ के क्रोमोसोम अकेला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो जब क्रोमोसोम का सेपरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रोमोसोम कैरी द जीन। दैट मीन्स थ्योरी का नाम क्या था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ पे थ्योरी का नाम क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्रोमोसोम जो है इज द पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस जो क्या करता है, जीन को कैरी करता है। और वही जीन क्या क्या होता है, एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस बाय कैरिंग द जीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी हम लोग को देखना होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, ये जो डायग्राम इसमें देखो एक्सप्लेन किया गया है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पैटर्न। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब था जब क्रोमोसोम सेपरेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेल डिविजन के टाइम में अगर देखो G1 एंड G2 मतलब ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज, इसमें क्या क्या चेंजेस है। फर्स्ट ग्रोथ फेज में अगर देखो, इन फर्स्ट ग्रोथ फेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं हुआ, बट G2 मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज आते आते क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट। नाउ जब फर्स्ट मियोसिस होता है, ये हो गया फर्स्ट मियोसिस। इन फर्स्ट मियोसिस क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डिवाइड होके दो डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म करता है मियोसिस वन। मतलब सिंपली अगर देखो एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियर फॉर्म होता है, दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी देखो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डिवाइड होके दो डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म करके। तो ये यहाँ पे देखो दिस येलो एंड रेड वन इज वन क्रोमोसोम एंड दिस ऑरेंज एंड ग्रीन वन इज अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस और फास्ट मियोटिक डिवीजन, येलो एंड रेड देखो, यहाँ पे देखो ये येलो क्रोमोसोम एंड रेड क्रोमोसोम जो है दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड टू फॉर्म द क्रोमाटिड।
और यहाँ पे जो बीच में जो राउंड जो है ये क्या है, इट इज द सेंट्रोमियर, ठीक है, इट इज द सेंट्रोमियर। तो जब सेपरेट हो गया देखो, एक येलो क्रोमाटिड के साथ एक रेड क्रोमाटिड है, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऑरेंज के साथ एक ग्रीन, तो ये देखो 2 से 4 बन चुका है, दोनों जो क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो चुका है, ठीक है। एंड जब मियोसिस 2 होता है इन केस ऑफ एनाफेज, तब अल्टीमेटली देखो हर एक क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे देखो अभी भी दोनों पेयर में था, but during the time of second meiotic division all these chromosomes are independently separate from each other। मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे किसके बारे में बोला जाए, मियोसिस एंड जार्म सेल फॉर्मेशन। जार्म सेल मतलब सेक्स सेल। तो जब जार्म सेल फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, तब क्या होता है देखो, ये जो जार्म सेल जो है, जार्म सेल्स, हर एक जार्म सेल्स के साथ कितना क्रोमोसोम जा रहा है देखो, ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 1 germ cell। मतलब एक नॉर्मली क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ meiosis 1 germ cells are present after meiotic division and each and every germ cell having gene, ठीक है, each and every germ cells having genes। तो यहाँ पे देखो all these are separated to produce 4 haploid germ cells, और हर एक germ cell में एक क्रोमोसोम होगा एंड ईच क्रोमोसोम कैरी द जीन, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, जीन जो है, जीन्स आर प्रेजेंट एट द पार्टिकुलर लोकेशन और लोसाई ऑफ क्रोमोसोम। तो जब ये क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर सेपरेशन होगा, तो हर एक जार्म सेल के साथ एक क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम कंटेन ए जीन। तो बाय दिस प्रोसेस, यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यही है मियोसिस एंड जार्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो 4 क्रोमोसोम्स आ रहा है। हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन germ cells are formed। तो ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी हम लोग चलते हैं क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 लिखा है एंड पॉसिबिलिटी 2। यहाँ पे क्या देखो 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन। सपोज मान लो ये जो क्रोमोसोम जो कलर के हिसाब से जाओ, लॉन्ग ऑरेंज एक क्रोमोसोम है एंड शॉर्ट ग्रीन है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन में लॉन्ग येलो है एंड क्या है देखो शॉर्ट रेड है क्रोमोसोम, ठीक है। अभी ड्यूरिंग सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जब देखा जाता है, तो तब क्या होता है देखो 1 ऑरेंज क्रोमोसोम एंड 1 ग्रीन क्रोमोसोम जो है दे आर सेपरेटेड, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या देखा गया है, हर एक यहाँ पे देखो ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ ग्रीन, ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ ग्रीन, यहाँ पे जो पेयर फॉर्म में था ये अभी सेग्रीगेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे भी देखो येलो और रेड अलग हो चुका है। तो ये जार्म सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर देखो इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, उसमें था ऑरेंज और ग्रीन, और इसको क्या कर दिया ऑरेंज एंड रेड, और यहाँ पे क्या लिखा येलो एंड ग्रीन। तो इसमें भी सेम प्रोसेस देखा गया है कि जब ये सेग्रीगेट होता है तो ऑरेंज के साथ रेड सेग्रीगेट होता है और येलो के साथ ग्रीन सेग्रीगेट होता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 जार्म सेल के साथ अलग अलग क्रोमोसोम्स जो है, और each germ cell contain single chromosome and this chromosome contain the gene। तो ये जो लो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है इन केस ऑफ बोथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों के केस में ये एप्लीकेबल है। तो ये हो गया हम लोगों का क्रोमोसोमल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये हो चुका है हम लोग का। अभी हम लोग को समझना है, हम लोगों ने जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था तब बोला था कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन सेम था, जीन एंड क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम था। तो उससे क्या निकल के आता है,
द पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, इसको लेके भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड उसके साथ ये भी आ सकता है एक्सप्लेन द पैरेललिज्म बिटवीन और द बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना होगा पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो बोथ द जीन्स एंड क्रोमोसोम जो है, बोथ द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखा तब क्या देखा, ये जो क्रोमोसोम जब सेपरेट होता है उसके साथ एक जीन भी कैरी कर लेता है। तो दैट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा उसके साथ एक जीन भी ट्रांसफर होगा, और ये जो प्रोसेस जो है चलता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम और ट्रांसफर, तो ये दोनों का कैरेक्टर सेम दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर देखो इन डाइप्लॉइड सेल, डाइप्लॉइड सेल अगर देखो क्रोमोसोम्स आर ओकर इन होमोलोगस पेयर, ये ऑलरेडी पता है, जैसे हम लोगों ने सेल सेकेंड एंड सेल डिवीजन चैप्टर में फर्स्ट ईयर में किया भी होगा। क्रोमोसोम्स आर ओकर इन होमोलोगस पेयर, ठीक है। एट द सेम टाइम जीन्स आर आल्सो ओकर इन एलिलिक पेयर। डाइप में यहाँ पे डाइप्लॉइड सेल के बारे में बोला जा रहा है, जार्म सेल्स के बारे में नहीं है। जब कोई भी सेल डाइप्लॉइड कंडीशन में होता है, या फिर डाइप्लॉइड मतलब यहाँ पे ट्वाइचन कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है। कोई भी क्रोमोसोम जब डाइप्लॉइड कंडीशन में होता है उसका क्रोमोसोम जो है पेयर और होमोलोगस पेयर फॉर्म में होता है। एट द सेम टाइम जब जीन्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इन डाइप्लॉइड फॉर्म, तो जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर। तो ये हो गया दूसरा सिमिलरिटी बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रायर टू सेल डिवीजन बोथ क्रोमोसोम एंड एलील ऑफ ए जीन गेट रेप्लिकेटेड। क्या है देखो, प्रायर टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के पहले क्रोमोसोम एंड एलील जो है वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है, ठीक है, रेप्लिकेशन हो जाता है। क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होता है एंड एलील का भी रेप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तो ये कब होता है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में एक पर्टिकुलर फेज था इंटरफेज में, एस फेज, सिंथेटिक फेज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और या फिर सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम ओकर्स। तो ये सेल डिवीजन के पहले होते हैं। ये हो गया थर्ड सिमिलरिटी बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स। उसके बाद अगर देखो नेक्स्ट, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। ये ऑलरेडी कुछ देर पहले जब एक्सप्लेनेशन किया था, जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, बोथ द chromosomes and gene separate independently और assort independently। तो यही है, तो both segregate during gamete formation so that a gamete, एक वो ऑलरेडी डिस्कस किया है, a single gamete receive only one chromosome, एक gamete में एक ही क्रोमोसोम होगा एंड एक एलील ऑफ ईच पेयर, पेयर में से एक एलील मिल गया, तो एक गेमेट में एक क्रोमोसोम होगा और एक एलील होगा। तो ये हो गया फोर्थ सिमिलरिटी। फिफ्थ सिमिलरिटी अगर देखो, बोथ द क्रोमोसोम्स एंड एलील फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, ठीक है, दोनों को फॉलो करता है। तो ये हो गया पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम लोग को देखना होगा, ये तो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ जब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है, पी प्लेन के बारे में आता है, क्योंकि मेंडल ने उस पी प्लेन को लेके एक्सपेरिमेंट किया था। बट देयर आर सर्टेन animals are also involved or present which are extensively used in the field of genetics। एंड सबसे ज्यादा अगर कोई भी एनिमल को यूज किया जाता है फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, उसका नाम है एक पर्टिकुलर इंसेक्ट विच इज कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई, या फिर साइंटिफिकली अगर हम लोग बोले तो साइंटिफिकली इट इज नोन एज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टा। क्या है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टा, जिसको हम लोगों ने उसका कॉमन नाम दिया है फ्रूट फ्लाई। तो यहाँ पे अगर देखो ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल,
और एक्सपेरिमेंटल मॉडल फॉर जेनेटिक स्टडीज। हम लोग एनिमल के इसमें ड्रोसोफिला को क्यों ज्यादा यूज करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस इन जेनेटिक्स। एक्चुअली ड्रोसोफिला का जो यूज है, ड्रोसोफिला का यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज थॉमस हंट मॉर्गन, या फिर हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं इनका नाम टीएच मॉर्गन के नाम से। थॉमस हंट मॉर्गन जो है, इनको क्या क्या नाम दिया गया? देखो, ही इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के साथ बहुत सारा फेनोमेन के साथ जितना भी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होना चाहिए था, इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट के साथ बाय यूजिंग द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल। इन्होंने मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है इस इंसेक्ट को यूज करके किया था। तो यहाँ पे देखो, व्हाई थॉमस हंट मॉर्गन यूज फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अगर देखो, इसमें बहुत सारा रीजन, जैसे पीप्लेन का भी बहुत सारा एडवांटेजेस था, तो यहाँ पे भी सेम ड्रोसोफिला का बहुत सारा एडवांटेजेस है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ पे? अगर देखो, इट इज इजीली अवेलेबल। एक तो इजीली अवेलेबल होता है, होवरिंग ओवर द राइट फ्रूट। तो जब ये हम लोग घर में भी ऑब्जर्व कर सके, घर में अगर कोई भी केला अगर बहुत ज्यादा पक चुका है, या फिर कोई भी लेमन, या फिर सपोज मान लो कि पम्पकिन भी है, अगर उसको हम लोग खुला खोला कंडीशन में छोड़ देंगे, तब देखना छोटा छोटा एक इंसेक्ट आके बैठ जाता है, बहुत छोटा छोटा होता है। दीज आर एक्चुअली द फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लावर और ड्रोसोफिला। तो ये हो गया। तो एक तो हम लोग इसको इजीली अवेलेबल है, इजीली हम लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा क्या है? फ्लाइज कैन बी रेयर्ड। ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, उनको हम लोग इजीली पाल भी सकते हैं इनसाइड द बोतल। बोतल के अंदर हम लोग उसको कल्चर कर सकते हैं विथ ईस्ट कल्चर मीडियम कंटेनिंग क्रीम ऑफ व्हीट एंड एगर। ये आर्टिफिशियल मीडिया बना के उसको अगर हम लोग रखेंगे, तो हम लोग इजीली ड्रोसोफिला को हम लोग रियर कर पाएंगे। रियर का मतलब है हम लोग उसका कल्चर कर पाएंगे, या फिर हम लोग उनको पाल सकते हैं इजीली। इसके लिए कोई मेहनत जरूरत नहीं है। जैसे पीपलेन में क्या था, पीपलेन को लगाना होता था, हाइब्रिडाइज करना होता था। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग उस इंसेक्ट को इजीली हम लोग कल्चर कर सकते हैं। ये था दूसरा रीजन। थर्ड, अगर देखो, इनका लाइफ साइकिल इज टू शॉर्ट। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, 2 वीक्स। ड्रोसोफिला अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है विद इन 2 वीक। लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है? Within this 2 week, adult involve in sexual reproduction and they produce their larvae, which are ultimately developed into the adult one. तो ये पूरा 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको लेके कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट जो है उस एक्सपेरिमेंट के साथ जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर देखो, फीमेल एंड मेल, ये भी हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर देखो, द फीमेल आर जनरली लार्जर इन साइज, और मेल जो होता है छोटा होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग मेल और फीमेल को भी इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट फ्लाई इज चीप। इनका जो ब्रीडिंग प्रोसेस होता है बहुत चीप होता है, इसमें इतना कॉस्ट नहीं होता, वो इजीली हम लोग ब्रीड कर सकते हैं। एंड वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया व्हाई ड्रोसोफिला इज यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन जेनेटिक स्टडीज। इनका एक्सपेरिमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फिर इन्होंने फ्रूट फ्लाई को लेके इतना एक्सपेरिमेंट किया, इनका और एक नाम भी हो चुका है, ही इज आल्सो नोन एज फ्लाई मैन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज। उसके बाद हम लोग चलते हैं टीएच मॉर्गन के बारे में। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टीएच मॉर्गन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन अगर देखो, इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये तो ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया है। प्लस ही इज आल्सो नोन एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग फ्रूट फ्लाई। दूसरा अगर देखो, ही डिस्कवर्ड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। देन इन द ईयर 1910 ही डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ
लिंकेज, और लिंकेज को भी इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ड्रोसोफिला को यूज किया था। सेम इन द ईयर 1911 मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। 1910 में इन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन किया, 1911 में इन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मतलब इस लिंकेज का जो फिनोमेनन जो है, इसमें भी क्रोमोसोम का जो रोल होता है, इनको इन्होंने एक्सप्लेन किया। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को लेके भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एंड लास्ट अगर देखो कंट्रीब्यूशन, अगर देखो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, तो मेन कंट्रीब्यूशन अगर देखो, he also studied the sex linked inheritance। ठीक है, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, समझ में आ रहा है? यही है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। यहाँ पे सिंपल बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की केस में अगर जाओ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो सर्टेन कैरेक्टर जो है वो एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल या फिर वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर लिंक्ड होता है। तो जब ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम जब गेमेट के साथ ट्रांसफर होता है, तब एक्स और वाई क्रोमोसोम क्या करता है, उस पर्टिकुलर जीन को भी कैरी कर लेता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली उस जीन का जो फीचर जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है इन द ह्यूमन बॉडी, तो जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस पैटर्न व्हिच इज रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम। जैसे देयर इज अ जीन जिसका नाम है होलांड्रिक जीन, ठीक है, जीन का नाम क्या बोला है देखो, होलांड्रिक जीन, जो वाई क्रोमोसोम के साथ होता है। और ये होलांड्रिक जीन को कभी कभी ये भी बोला जाता है जीन ऑफ मेलनेस। से सबके केस में नहीं होता, बट अगर होता है किसी के केस में, तो ये वाई क्रोमोसोम के साथ होता है। तो ये जो होलांड्रिक जीन जब किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में होता है, तब उनके केस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देता है। जैसे बहुत सारा मेल इंडिविजुअल में देखा होगा, पीठ पे बहुत सारा हेयर होता है, ठीक है, हेयर ऑन बैक या फिर पीना, कभी कभी ये भी देखा होगा कान में बहुत सारा हेयर होता है, ठीक है, हेयर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, और एक्सेसिव हेयर इन चेस्ट। तो ये सब जो कैरेक्टर जो है, ये क्यों होता है, ओनली ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ होलांड्रिक जीन अलोंग विद द वाई क्रोमोसोम। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जीन ऑफ मेलनेस। तो कानों में बाल होगा, पीठ में एक्सेसिव हेयर होगा, या फिर चेस्ट में एक्सेसिव हेयर होगा। तो ये जो कैरेक्टर जो है वो वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वाई क्रोमोसोम जो एक्सप्रेस करता है, उस होलांड्रिक जीन को भी एक्सप्रेस कर देता है। तो और यहाँ पे ध्यान देने बात यही है कि ये जो वाई क्रोमोसोम होलांड्रिक जीन जो है, ये कभी भी एस क्रोमोसोम के साथ नहीं देखा गया। तो दैट मीन्स दिस होलांड्रिक जीन इज लिंक्ड विद द वाई क्रोमोसोम, जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टी.एच. मॉर्गन। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन, देन discovered the phenomenon of linkage by using fruit fly. He also proposed the chromosomal theory of linkage. He also studied the crossing over again by using Drosophila melanogaster, and also studied the sex-linked inheritance. So these are the contributions of T.H. Morgan in the field of genetics. ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, parallelism between chromosome and genes, then ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में कुछ हम लोगों ने स्टडी किया, एंड एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मैंने आज लिंकेज स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि लिंकेज के साथ क्रॉसिंग ओवर को हम लोग रिलेट करके बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने आज लिंकेज को स्टार्ट नहीं किया। लिंकेज के साथ क्रॉसिंग ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर या फिर एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ देखना रिकॉम्बिनेशन। तो दोनों प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे।